हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अभी तक इस चैप्टर में हमने एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफ़ी सीरियस इश्यूज़ को डिस्कस किया, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर की डिप्लीशन। अब हमारे पास इस चैप्टर में एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए, चलो उन्हें कवर करके अपना चैप्टर पूरा खत्म करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारे पास में आ जाता है डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। The degradation of natural resources can occur not just by the action of pollutants but also by improper resource utilization practices। कहने का मतलब है कि हमारी जो environment थी उसको सिर्फ कंटेमिनेशन की वजह से ही नहीं, सिर्फ हमने वहाँ पर कुछ अनडिज़ायरेबल फालतू सब्सटेंसेस रिलीज कर रखे हैं इसीलिए नहीं, बल्कि उसके अंदर जो रिसोर्सेज थी उनको यूज़ करने के, उनके यूटिलाइज करने का सही तरीका एम्प्लॉय ना करने की वजह से भी डैमेज हुआ है। इसमें पहला हमारे पास टॉपिक आ जाता है सॉइल इरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन। द डेवलपमेंट ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल टेक्स सेंचुरीज। हमारे सॉइल की जो टॉप लेयर होती है सबसे फर्टाइल होती है और इसकी फॉर्मेशन में बहुत लंबा टाइम लगता है। नेचर के फोर्सेस को, रॉक्स को वेदर करके सॉइल बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली फर्टाइल सॉइल बनती है, but it can be removed very easily due to human activities like over-cultivation, unrestricted grazing, deforestation and poor irrigation practices। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी सॉइल की फर्टाइल टॉप लेयर को हटाने में या सॉइल इरोजन करवाने में कंट्रीब्यूशन देते हैं। ओवर कल्टिवेशन करना यानी जो हमारी सॉइल है, जो हमारा लैंड है, उसका हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन और पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस रिजल्ट इन एरिड पैचेस ऑफ लैंड। तो लैंड के कुछ पैचेस एरिड हो जाते हैं यानी सूख जाते हैं, फर्टाइल नहीं रहते। When large barren patches extend and meet over time, इस तरह के एरिड पैचेस जब समय के साथ साइज में बड़े हो जाते हैं और फाइनली एक दूसरे से मिलते हैं और डेजर्ट इज क्रिएटेड। Internationally, it has been recognized that desertification is a major problem nowadays, particularly due to increased urbanization। तो ह्यूमन पॉपुलेशन तो एक्सप्लोजिवली बढ़ ही रही है और इस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए और रहने के लिए जगह बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन हमें करनी पड़ रही है। तो अल्टीमेटली बहुत सारा ऐसा फर्टाइल लैंड है जो कि पहले फर्टाइल था, वहाँ पर अच्छी सॉइल थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो सॉइल बैरन हो गई है, वो लैंड एरिड हो गया है और इसी तरह के एरिड लैंड के पैचेस के आपस में मिलने से फाइनली क्या होगा कि एक डेजर्ट बन जाएगा। जहाँ पर एक समय फर्टाइल सॉइल थी, उपजाऊ ज़मीन थी, वहाँ पर डिजर्टिफिकेशन हो जाएगी। तो सॉइल इरोजन और डिजर्टिफिकेशन ये दोनों प्रोसेसेस आपस में इस तरीके से लिंक्ड है, इसीलिए साथ में इनको यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास होती है वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी की। इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर लीड्स टू वाटर लॉगिंग इन द सॉइल। वाटर सॉइल में इकट्ठा हो जाता है और उसके अंदर जो भी हमारे पास एयर स्पेसेस थे या जो भी हमारी सॉइल के अंदर एरेशन प्रेजेंट थी वो सारी खत्म हो जाती है। वाटर उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। बिसाइड्स अफेक्टिंग द क्रॉप्स, वाटर लॉगिंग ड्रॉज सॉल्ट टू द सर्फेस ऑफ द सॉइल। वाटर लॉगिंग की वजह से सॉल्ट्स जो है ऊपर की तरफ सॉइल के सर्फेस की तरफ आ जाते हैं। द सॉल्ट देन इज डिपॉजिटेड एज अ थिन क्रस्ट ऑन द लैंड सर्फेस और स्टार्ट्स कलेक्टिंग एट द रूट्स ऑफ द plants। This increased salt content is inimical to the growth of crops and it is extremely damaging to agriculture। तो सॉइल की फर्टिलिटी तो इससे कम होती ही है, डिक्लाइन होती ही है। वहाँ पर हमारी जो क्रॉप्स हैं, जो एग्रीकल्चरल फील्ड है, उसकी हेल्थ पर भी इससे बुरा असर पड़ता है। Waterlogging and soil salinity are some of the problems that have come in the wake of green revolution। तो हमारे जो ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस थे वहाँ पर ज़्यादातर हम बहुत से केमिकल्स हमारी एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज़ नहीं करते थे, केमिकल्स पे हेविली रिलाई नहीं करते थे, चाहे वो एज अ फर्टिलाइज़र हो या फिर एज अ पेस्टिसाइड हो, एज एन इंसेक्टिसाइड हो। लेकिन बात यही है कि जब हम ये केमिकल्स यूज़ नहीं करते थे, जब हम हाई यील्डिंग वेराइटीज़ यूज़ नहीं करते थे, फार्मिंग की मॉडर्न प्रैक्टिसेस यूज़ नहीं करते थे, हमारी यील्ड तो कंपेरेटिवली कम रहती थी, लेकिन एनवायरनमेंट को भी हमारे इन ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस की वजह से, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से उतना नुकसान नहीं पहुंचता था। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, अचानक से यील्ड बहुत बढ़ गई क्योंकि यही सारे हम नए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यूज़ करने लगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने लगे, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करने लगे। तो पेस्ट से हमारी क्रॉप्स बच गई, जो भी हमें लॉसेज हो सकते थे वो हमने प्रिवेंट कर दिए, फर्टिलिटी को बढ़ा दिया, प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ा दिया। बट एट द सेम टाइम इस सब का कॉन्सिक्वेंस ये है कि हमारे यील्ड तो हमें उस समय अच्छी मिल जाती है अपनी क्रॉप की, लेकिन लैंड की हेल्थ के लिए और ओवरऑल जो भी ये सब्सटेंसेस परसिस्ट कर जाएंगे नेचुरल इकोसिस्टम्स में जाकर पहुंचेंगे फाइनली, उनकी हेल्थ के लिए ये सही नहीं है। तो हम सिर्फ अपनी एनवायरनमेंट को पल्यूट ही नहीं कर रहे हैं, गंदा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ ना करने की वजह से, जुडिशियसली यूज़ ना करने की वजह से कोई भी रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं या कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, आगे जाकर एनवायरनमेंट पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये दूरदृष्टि ना रखने की वजह से भी हमारी एनवायरनमेंट को डैमेज पहुंचता है।
इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हमारे पास आ जाता है डिफॉरेस्टेशन का। डिफॉरेस्टेशन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरियाज टू नॉन फॉरेस्टेड वंस, यानी पेड़ों को काटना ही डिफॉरेस्टेशन है। According to an estimate, almost 40% forests have been lost in the tropics compared to 1% in the temperate regions. तो सोचो, जो हमारे पास ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थे उसमें से 40% की डिफॉरेस्टेशन हो चुकी है। तो इसकी वजह से कितना ज़्यादा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होने वाला है। द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज पर्टिकुलरली ग्रिम इन इंडिया। इंडिया में बड़ी तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन चल रही है, और यही होता है कि जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है वहाँ पर सरकार के पास सोचने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, इतनी पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ज़्यादातर एनवायरमेंटल इशूज़ पर उतना ध्यान नहीं दे पाते, और लोग इसी का फ़ायदा उठा के, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज नहीं होते हैं, अगर लॉज होते भी हैं तो उनको एनफोर्स करने वाले नहीं होते हैं, तो इसी बात का एडवांटेज लेके लोग एनवायरनमेंट को डैमेज करते हुए अपना मतलब निकालते रहते हैं। और इंडिया में भी यही हो रहा है, बड़ी तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन हो रही है। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी फॉरेस्ट कवर्ड 30% ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया। 30% लैंड, समझ लो करीब 1/3 जो है फॉरेस्ट कवर के अंडर था। बट बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी इट श्रंक टू 21.54%, whereas द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1988 में लाई गई थी, इट हैज़ रिकमेंडेड कि 33% फॉरेस्ट कवर रहना चाहिए प्लेन्स में और 67% रहना चाहिए हिल्स में, जो कि अब इससे बहुत ही कम रह गया है। बल्कि हमारी एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है, अब इसके कंपैरिजन में भी इतनी डिफॉरेस्टेशन होती चली जा रही है और इतनी एक्सेलरेटेड स्पीड से हो रही है कि अब ये जो हमें फिगर दी हुई है ये भी काफ़ी गलत होगी। इससे भी बहुत कम फॉरेस्ट कवर आज की डेट में अपने पास में होगा। Now, how does deforestation occur? A number of human activities contribute to it. One of the major reasons is the conversion of forest to agricultural land, so we can feed the growing human population. Trees are cut for timber, firewood, cattle ranching, and several other purposes. Slash and burn agriculture, commonly called jhum cultivation in northeast states of India, has also contributed to deforestation. In slash and burn agriculture होता क्या है? The farmers cut down the trees of the forest and burn the plant remains. The ash is used as a fertilizer and land is used for farming or cattle grazing. तो पेड़ों को काट के उनको जला के और उसका जो राख बच जाती है उसको फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं क्रॉप्स रेज करने के लिए या कैटल्स को ग्रेज करवाने के लिए। After cultivation, the area is left for several years so as to allow its recovery. The farmers then move to other areas and repeat this process. तो repeatedly हर साल अपनी क्रॉप्स रेज करने के लिए यही प्रोसेस करते हैं स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन में। But in earlier days, when jhum cultivation was in prevalence, enough time gap was given so that the land recovered from the effect of cultivation. With increasing population, the repeated cultivation is taking place and the recovery phase has been done away with, resulting in deforestation. तो अब क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, उतना लैंड है नहीं जितने लोग हैं, जितने लोगों को स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन करनी है। तो यही हो रहा है कि अगर एक पीस ऑफ लैंड हमने यूज़ कर लिया कल्टिवेशन के लिए, तो उसको रिकवरी के लिए जो कई सालों का टाइम चाहिए ताकि वो दोबारा से अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर सके, दोबारा से उसके अंदर बैलेंस आ जाए, वो उसको नहीं मिल पाता है और इसीलिए वो लैंड क्या हो जाएगा, बैरन हो जाएगा। ये भी डिफॉरेस्टेशन का एक एस्पेक्ट है कि पहले जिन प्रैक्टिसेस से डिफॉरेस्टेशन नहीं होती थी, जो प्रैक्टिसेस एनवायरनमेंट को संभाल के चल रही थी, जो बैलेंस बनाए रख रही थी, आज वो प्रैक्टिसेस भी पॉपुलेशन बढ़ जाने की वजह से हार्मफुल हो गए। What are the consequences of deforestation? One of the major effects is enhanced carbon dioxide concentration in the atmosphere because trees that could hold a lot of carbon in their biomass are lost with deforestation. तो ट्रीज़ के अंदर बहुत सारा कार्बन जो है रखा रहता है, स्टोर्ड रहता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कार्बन तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। अब अगर आप पेड़ काट दोगे, उन पेड़ों के अंदर जो कार्बन स्टोर्ड था कहाँ पर जाएगा, एटमॉस्फेयर में ही जाएगा। उनको अगर आप जलाओगे तो उनके अंदर जो कार्बन स्टोर्ड था वो उनकी कंबस्शन की वजह से, उनको बर्न करने की वजह से अगेन गैशियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो जो भी पेड़ हम काट रहे हैं, कुल मिला के यही समझो कि उनका सारा बायोमास जो है हम यूज़ तो नहीं कर पा रहे हैं, और ज़्यादातर कार्बन जो कि वहाँ पर स्टोर्ड था अल्टीमेटली कहाँ पर पहुँच रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में पहुँच रहा है और ग्रीन हाउस इफेक्ट में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। सो व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन? एनहांस्ड कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो कॉजेज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि जो भी वाइल्ड लाइफ है उसके रहने के लिए उसका घर तो जंगल ही है, और अगर हम जंगल काट देंगे तो जैसे कि हमने बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर में देखा था, अगर आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी भी बुरी सी बुरी कंडीशन में रख दो, उसके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो उसको ओवरकम करे, उसको रेजिस्ट करे, या फिर बाद में जल्दी से हील हो जाए, बाउंस बैक हो जाए।
लेकिन अगर आप उसका घर ही उससे ले लोगे, अगर उसके पास शेल्टर ही नहीं होगा, तो शेल्टर के बिना, अपने नेचुरल हैबिटेट के बिना फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बेचारा कुछ नहीं कर पाता। और जब हम फॉरेस्ट काट देते हैं तो वहाँ पर रहने वाले सभी प्लांट्स और एनिमल्स के साथ हम यही कर रहे हैं, उनका हैबिटेट उनसे छीन रहे हैं। और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन स्पीशीज लॉस का सबसे नंबर 1 रीज़न है। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस भी डिफॉरेस्टेशन का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इट डिस्टर्ब्स द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ऑल्सो वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाती है। सॉइल इरोजन तो होता ही होता है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो सॉइल के ऊपर एक कवर बनाए रखता है ताकि आसानी से तेज़ हवा का या फिर फॉलिंग रेन का इम्पैक्ट उस पर ना पड़े। लेकिन अगर सॉइल को बचाने वाला कोई भी नहीं है, अगर प्लांट्स की रूट्स उसको बचाने वाली नहीं है, उसको प्रोटेक्ट करके रखने वाली नहीं है, तो हमारी सॉइल की फर्टाइल टॉप लेयर, जैसा कि हम देख रहे थे, आसानी से इरोड हो जाती है एंड इट मे लीड टू डेजर्टिफिकेशन इन एक्सट्रीम केसेस. Now, reforestation is the process of restoring a forest that once existed, but it was removed at some point in time in the past. Reforestation में occur naturally in a deforested area. कभी कभी deforested area में अपने आप भी reforestation हो जाती है, naturally एक community build होने लगती है. However, we can speed it up by planting trees with due consideration to biodiversity that earlier existed in that area. तो डिफॉरेस्टेशन अगर हो भी गई तो हम रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, यानी उस डिफॉरेस्टेड एरिया को दोबारा से एक फॉरेस्टेड एरिया में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं. नेचर में ही अपने आप भी होता है, लेकिन अगर इसमें हम साथ देंगे तो ये प्रोसेस और एक्सेलरेट हो जाएगी और तेज़ी से हमारे जो नॉन फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं उनको फॉरेस्टेड एरियाज़ में कन्वर्ट करने में मदद मिलेगी. तो चलो डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड ही केस स्टडी के बारे में भी एक बार जान लेते हैं, क्योंकि इसमें से पिछले सालों में काफ़ी सवाल आते रहे नीट के अंदर भी और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है. पीपल्स पार्टिसिपेशन हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया. अब इंडिया में बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं जो कि नेचर को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिस्पेक्ट देते हैं. तो ऐसा ही हम देखते हैं कई सारे एग्जाम्पल्स हमें मिलेंगे जहाँ पर इन्हीं कल्चर्स को फॉलो करने वाले, इन्हीं बिलीव्स को रखने वाले लोगों ने नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक स्टेप्स उठाए हैं. सो इन 1731 द किंग ऑफ जोधपुर इन राजस्थान आस्क्ड वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स टू अरेंज वुड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू पैलेस. उन्होंने कहा कि कहीं से भी लकड़ी लेकर आओ, हमको नया महल बनाना है. The minister and workers went to a forest near the village inhabited by Bishnois to cut down trees. तो वो पेड़ काटने के लिए बिश्नोई लोग जहाँ पे रहते थे ऐसे एक जंगल में चले गए. नाउ द बिश्नोई कम्युनिटी इज नोन फॉर इट्स पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद नेचर. बिश्नोई कम्युनिटी हम अपनी सराउंडिंग्स की, अपनी नेचुरल एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करती है और पीसफुल को एग्जिस्टेंस में बिलीव करती है. नेचर को खराब करने में, डैमेज करने में या डिग्रेड करने में विश्वास नहीं रखते वो लोग. The effort to cut down trees by the kings was thwarted by the Bishnois. उन लोगों ने मना किया, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि यहाँ पर तुम पेड़ नहीं काटोगे. A Bishnoi woman named Amrita Devi showed exemplary courage by hugging a tree and daring the king's men to cut her first before cutting the tree. अब राजा के लोग तो मान नहीं रहे थे, राजा के आदमी नहीं मान रहे थे उन लोगों की बात. तो one of the women in this group, in this community, she hugged the tree और उन्होंने बोला कि ठीक है तुम्हें पेड़ काटना है तो काट दो, इसके साथ मुझे भी काटना पड़ेगा. The tree mattered much more to her than her own life. तो सोचो कितना ज़्यादा strong belief था, उनका कल्चर कितना उनके अंदर बसा हुआ था कि नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, नेचर की इतनी वो रिस्पेक्ट करते थे, नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं. Sadly, the king's men did not heed to her pleas and cut down the tree along with her. तो उन्होंने जो उन्हें कहा था कि अगर पेड़ काटना है तो हमारे साथ ही काटना पड़ेगा, हमें भी काटना पड़ेगा, राजा के आदमियों ने ऐसा ही किया क्योंकि राजा का ऑर्डर मानना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी था उस समय पे. Her 3 daughters and hundreds of other Bishnois followed her and thus lost their lives saving trees. जब लोगों ने देखा कि ये ज़्यादती हो रही है कि सच में पेड़ काटने के साथ साथ आदमी को भी काट रहे हैं, तो उन्होंने भी उसका एग्जाम्पल फॉलो किया और कई लोगों के साथ अमृता देवी के बाद भी ऐसा ही हुआ. Nowhere in history do we find a commitment of this magnitude when human beings sacrifice their lives for the cause of the environment. तो आज लोग काफ़ी अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, काफ़ी वोक भी है एनवायरनमेंट को लेके, लेकिन इंडिया में जो हमें एग्जाम्पल मिला है बिश्नोइज़ का, इस तरह का एग्जाम्पल, इस तरह की कमिटमेंट, इस तरह की सिंसेरिटी से अपनी एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के स्टेप्स लेना, ऐसा कहीं नहीं देखा गया. एक अनपैरेलल्ड एग्जाम्पल है ये, जो कि दुनिया में कहीं भी किसी भी कम्युनिटी ने, किसी भी ग्रुप ने इस तरह का करेज शो नहीं किया होगा सिर्फ ट्रीज़ को बचाने के लिए, सिर्फ डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करने के लिए. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली इंस्टीट्यूटेड द Amrita Devi Bishnoi Wildlife Protection Award for individuals or communities from rural areas that have shown extraordinary courage and dedication in protecting wildlife. अब जो लोग रूरल एरियाज से हैं, जिन्होंने कभी ये हमारी क्लास 12 की एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी, एनवायरमेंटल इश्यूज चैप्टर भी नहीं पढ़ा और ना इतना ज्ञान उन्हें किसी ने दिया है इसके बारे में जितना कि आपको
आपको मिल पा रहा है, उसके बावजूद भी वो समझ पा रहे हैं कि एनवायरनमेंट को, नेचर को प्रोटेक्ट करने की कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है और हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो इसीलिए उनके लिए एक स्पेशल अवार्ड रखा गया, अमृता देवी विश्नोई अवार्ड, कि रूरल एरिया से होने के बावजूद भी, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ना होने के बावजूद भी, अगर वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स ले पा रहे हैं, कमिटमेंट शो कर पा रहे हैं, तो इसको रिवॉर्ड करना चाहिए। You may have heard of the Chipko movement of Garhwal Himalayas. In 1974, local women showed enormous bravery in protecting trees from the acts of contractors by hugging them. तो चिपको मूवमेंट में भी यही हुआ था कि ट्रीज को हग करके उनको कटने से बचाया था। एंड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव अक्लेम्ड द चिपको मूवमेंट। ये भी काम इंडिया में ही हुआ। नाउ रियलाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टिसिपेशन बाय लोकल कम्युनिटीज़, ये सारे एग्जाम्पल्स को देखते हुए गवर्नमेंट को भी पता लगा कि अगर हम एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना चाहते हैं, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो जो लोकल लोग हैं हमें उनके साथ मिलकर कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, क्योंकि ये लोकल लोग भी सेम बिलीव्स शेयर करते हैं और ये सच में पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ और ग्रास रूट्स लेवल पे रहते हुए इसमें हमारी हेल्प कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1980s में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लाया, सो एज टू वर्क क्लोजली विद लोकल कम्युनिटीज फॉर प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग फॉरेस्ट। In return for their service to the forest, the communities get benefit of various forest products and the forest can be conserved in a sustainable manner. तो joint forest management का भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से ईयर में ये दिया गया था, कौन से ईयर में गवर्नमेंट ने ये निकाला था। तो 1980s उसका आंसर था और सिंपल सा ये 1980s अपना आंसर मार्क करने से नीट में हमें 4 नंबर उस साल मिल गए थे। तो इसीलिए बाकी केस स्टडीज़ तो मैंने नहीं पढ़े, कि आप खुद ही पढ़ सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड जो हमारे पास केस स्टडी है, इसी में से सवाल भी आते रहे हैं, तो यही मेंशन करने के लिए मैंने सोचा कि वी कैन रीड इट टुगेदर। तो चलो, इसी के साथ एनवायरमेंटल इश्यूज चैप्टर भी अपना खत्म होता है। इस पॉडकास्ट के अंदर पूरी इकोलॉजी हम पढ़ चुके हैं। अब आपको बताना ये है कमेंट्स में कि अगला कौन सा चैप्टर आप पॉडकास्ट के रूप में सुनना चाहते हो, क्योंकि हर एक चैप्टर उतना सूटेबल भी नहीं होगा। कई सारे चैप्टर्स शायद ऐसे होंगे जो कि किसी इक्वेशन के या किसी डायग्राम के देखे बिना समझना मुश्किल हो जाएगा। तो कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आसानी से इस तरह से समझे जा सकते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट्स को हम एक पॉडकास्ट के रूप में आपस में डिस्कस कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, उस हिसाब से मुझे बताओ कि इस चैनल पे आगे हमें क्या कंटिन्यू करना चाहिए। चलो, मिलते हैं अगली बार एक नए चैप्टर के साथ।